अधूरी ख्वाहिश पार्ट 3। वो आंटी भी बहुत खूबसूरत थी। अब मैं दिल में ये सोच रहा था कि किसी तरीके से आंटी का मोबाइल नंबर ले लूं, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के सामने उस आंटी से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था। और फिर एकदम मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने अपना मोबाइल अपने सामान में छुपा दिया, क्योंकि मेरी अम्मी के पास तो मोबाइल नहीं था। फिर मैंने मोबाइल गुम होने का नाटक किया। मैंने कहा, अम्मी मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। पहले तो मैं इधर से उधर ढूंढता रहा। फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आप उस सामने वाली आंटी से मोबाइल मांगे, मैं अपने मोबाइल पे फ़ोन करके चेक करता हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ है। मेरी अम्मी ने उस आंटी से मोबाइल ले लिया। फिर मैंने उस आंटी के मोबाइल नंबर से अपने नंबर पे कॉल की तो वो सामान में पड़ा हुआ था। मेरी अम्मी ने कहा कि शाहजैन ये पड़ा हुआ है। अब मैं दिल में बहुत खुश था, क्योंकि उस खूबसूरत आंटी का नंबर मेरे पास आ चुका था। मैंने सोचा कि कल गांव पहुंच के उस आंटी को फ़ोन करूंगा। फिर ट्रेन चलती रही और हम अपनी सीट पे बैठे रहे। फिर उस आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर मैंने अपने गांव का नाम बताया और ये भी बताया कि हम इतने सालों बाद जा रहे हैं, वहाँ हमारे नानू वाले रहते हैं। तो वो आंटी कहने लगी कि कराची तुम लोगों का अपना घर है। मेरी अम्मी ने उस आंटी को बताया कि हाँ, हम लोगों का अपना घर है, हम बहुत सालों से कराची रहते हैं। मेरे अब्बू अच्छी नौकरी करते हैं, इसीलिए अब हम कराची में सेटल हो गए हैं। फिर वो आंटी कहने लगी कि मैं भी कराची सेटल होने के लिए गई थी। मैंने भी ये सोचा था कि मेरे बच्चे हैं, मैं भी कराची रहूं, क्योंकि एक बड़ा शहर है, वहाँ पे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी। लेकिन वहाँ पे घर बहुत महंगे हैं। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ घर की क्या कीमत चल रही है। मेरी अम्मी उस आंटी को बताने लगी कि हम लोगों ने जब घर लिया था तब तो बहुत सस्ता था, लेकिन आजकल का रेट वाकई बहुत ज़्यादा हो गया है। कराची की ज़मीन बहुत तेज़ी से महंगी होती है। फिर वो आंटी कहने लगी, जी बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सब कुछ अपना बेच बाच के कराची सेटल होने का सोचा था। फिर वो आंटी मेरी अम्मी को कहने लगी, आप लोगों के साथ कोई घर अगर सेल हो रहा हो, कोई ढूंढ के मुझे बता दें। मैं अभी गांव जा रही हूँ, वहाँ पे मेरी ज़मीन है, उसको बेचने के लिए। कुछ बेच बाच के आ गई थे, कुछ और बेचने जा रही हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम पंजाब 10 दिन लगाएंगे, उसके बाद हम वापस कराची आ जाएंगे। तो आप एक काम करें, हम शाहजैन के नंबर से आपके साथ राब्ते में रहेंगे। फिर वो आंटी अपना मोबाइल नंबर बताने लगी। उसका मोबाइल नंबर तो मेरे पास पहले ही आ चुका था, लेकिन फिर मैंने सेव भी कर लिया। अब मुझे ये भी पता चल गया था कि आंटी बहुत पैसे वाली थी। फिर मैंने उस आंटी को कहा, आंटी आप फिक्र ना करें, मैं कराची पहुंचते ही सबसे पहले आपका काम करूंगा। आपको वहां पे कोई अच्छा सा घर ढूंढ के दूंगा। और वो हमारा इलाका बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी सफाई सुथराई का ख्याल भी रखा जाता है, और वहाँ पे लाइट भी नहीं जाती। आप हमारी सोसाइटी देखेंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मोहल्ले की एक पार्क भी बनी हुई है, शाम में आप पार्क भी जा सकती हैं। तो वो आंटी कहने लगी, हाँ मैं भी ऐसी जगह ढूंढ रही थी, अच्छा हो, साफ सुथरा हो और पार्क भी बनी हुई हो, क्योंकि मेरे साथ 3 बच्चे हैं। उन बच्चों में सबसे बड़ी मेरी बेटी है, इसकी उम्र 14 साल है। इससे छोटा मेरा बेटा है, उसका नाम अली है, उसकी उम्र 10 साल है। और इससे भी छोटा एक बेटा है, इसका नाम रज़ा है, वो 7 साल का है। और फिर वो आंटी बताने लगी कि उसका शौहर फौज में कर्नल था, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया, अभी भी उनकी पेंशन आती है। वो रिटायर्ड हुए थे, बहुत अच्छी पेंशन आई थी, और वो फिर बाद में बीमार हो गए थे, वो इस दुनिया से चल बसे। वैसे तो मेरे बहुत रिश्तेदार हैं कराची में, लेकिन मैं उन सब से हट के रहना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा, आंटी ये फ़ैसला आपने बहुत ही अच्छा किया। रिश्तेदार वैसे तो कोई काम नहीं आते, लेकिन रोक टोक ऐसे करते हैं जैसे वो घर के मालिक हों। फिर वो आंटी कहने लगी, हाँ
इसी वजह से मैं गांव से कराची जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे देवर हैं। वो मुझ पर बहुत रोक टोक करते हैं, लेकिन मैं आज़ाद ख्याल की खातून हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। जब मैंने उस आंटी के मुंह से ये सुना, मैं दिल में और भी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं भी ऐसी आंटी ढूंढ रहा था जो मालदार हो और आज़ाद ख्याल की मालिक भी हो। आंटी जब मुझसे बातें कर रही थी, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो आंटी मुझ में दिलचस्पी ले रही थी। वो नज़रें चुरा चुरा के मुझे देख रही थी। मेरी हौसला अफजाई और बढ़ रही थी। काफ़ी देर मैं उस आंटी से बातें करता रहा। फिर मेरी अम्मी ने मेरी कमर में कोनी मारी के, बस करो, अब आंटी से बात ना करो। शायद मेरी अम्मा को अब जलन हो रही थी और वो भी उस आंटी की नज़रों को पहचान चुकी थी। इस तरह सुबह हम अपने गांव पहुंच गए तो मेरा मामू गाड़ी लेकर ट्रेन स्टेशन पहुंचा हुआ था। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि अपने मामू को फ़ोन करो, वो यहीं कहीं होंगे। फिर मैंने अपने मामू को फ़ोन किया। उसने बताया कि वो फलां जगह पे है। मैं और मेरी अम्मी मेरे मामू के पास गए और हमने उस आंटी को अलविदा कहा। फिर जाते हुए आंटी फिर मेरी अम्मी को कहने लगी, मेरा काम आपने भूलना नहीं है, लाजमी करना है। हम आए, मामू को गले मिले। मेरे मामू ने मेरी अम्मी के सर पे हाथ रखा। मैंने देखा तो मेरे मामू ने ब्रांड न्यू कार ली हुई थी। मैंने कहा, मामू ये आपने कब ली? ये तो बिल्कुल नहीं लग रही है। फिर मेरे मामू ने बताया कि अभी 1 महीना पहले ही तो ली थी, मैंने बताया था तुम्हारी अम्मा को। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ, तुम्हारे मामू ने बताया था। मेरे मामू की भी नौकरी में तरक्की हो गई थी। जब मैं नानी के घर पहुंचा तो वो घर भी बहुत अच्छा बना हुआ था। नीचे टाइल, मार्बल, रंग रोगन बहुत अच्छा बना हुआ था। नानी को गले मिला और मामू की बीवी आई, उसको भी सलाम किया। मेरे कज़न भी। मेरी नानी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया हुआ था। मक्खन, लस्सी था, गांव में जो होता है। हमने नाश्ता किया और फिर मेरी नानी ने कहा कि जाओ तुम लोग रेस्ट कर लो, पूरी रात के थके हुए हो, फिर हम बातें करते हैं। मैंने कहा, ठीक है नानी। मैं कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रहा था तो मुझे कमरा मिल नहीं रहा था। फिर नानी ने आवाज़ दी, रिमशा, अपने कज़न को उसके कमरे का रास्ता दिखा। जब मैं आखिरी दफ़ा आया था तो रिमशा बहुत छोटी थी। रिमशा मेरे मामू की बेटी थी। अब मैंने रिमशा को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि रिमशा पे जो हुस्न आया था वो तो लाजवाब था। क्या उसके गुब्बारे पड़े हुए थे। फिर रिमशा ने कहा, शहज़ैन भाई मेरे पीछे पीछे आए। फिर मैंने दिल में सोचा कि रिमशा का काम तो ज़रूर उतारूंगा, अपनी अम्मी का और अपनी मामी का भी। फिर रिमशा मुझे कहने लगी, तुम कराची रहते हो, मुझे कराची के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, तमीज़दार होते हैं। यहाँ गांव में आवारा लड़के होते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते और आवार गर्दी करते हैं। देखो तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और मुझे यही कपड़े अच्छे लगते थे। मुझे गांव की निस्बत शहर बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा, रिमशा इसमें क्या बड़ी बात है, इस दफ़ा तुम भी हमारे साथ कराची चले चलना। फिर रिमशा कहने लगी, हाँ मैं अब्बू से बात करूँगी। मैंने देखा तो रिमशा भी मुझसे अट्रैक्ट हो रही थी। असल में मेरी पर्सनैलिटी दिखने में बहुत ही अच्छी थी। रंग मेरा बिल्कुल गोरा चिट्टा था, सीना चौड़ा था, बॉडी मेरी बहुत अच्छी खूबसूरत थी। सबको ऐसे लगता था जैसे मैं जिम करता हूँ, इसीलिए जो भी मैं पहनता था वो मुझ पे सूट भी करता था। खैर इतने में कमरा भी आ गया। मैंने देखा तो कमरा बहुत साफ सुथरा बना हुआ था। मुझे रिमशा कहने लगी, शाहजैन भाई ये मैंने ही आपके लिए साफ किया है। मैंने कहा, शुक्रिया। फिर वो मुझे कहने लगी, ये तुम्हारा कमरा है और ये बराबर में तुम्हारी अम्मी का है। मैं तो और भी परेशान हो गया, क्योंकि अम्मी तो ये कहकर आई थी कि वहाँ पे हमें एक ही कमरा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उन लोगों ने अलग अलग बनाया हुआ था। मैंने कहा, चलो बाद में अम्मी से बात करूँगा। फिर मैं चला गया रेस्ट करने। अब मैं बेड पे सोया तो पंखा चल रहा था, हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही थी। मेरा जिस्म थकान की वजह से वैसे ही चूर था तो मेरी आंख लग गई। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।